दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि बहुत जल्द यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम जो हुए थे उनकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। परसों मैं लाइव आया था और आज 1 तारीख के लिए कहा था, तो आज सुबह मॉर्निंग में आंसर की इसकी जारी हो चुकी है। इसके लिए मैंने पोस्ट भी डाल दी थी यूट्यूब पर, लेकिन कुछ है जिनको विश्वास नहीं हुआ और बोले कि सर आप अप्रैल फूल बना रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं था, इतने नेगेटिव मत रहा करो मेरे प्रति, कुछ बातों पर विश्वास कर लिया करो। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउट वाले क्वेश्चन जो है जिन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। और आपको पहले ही कन्फर्म कर दूं, मुझे पता है कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, तो संभावित कट ऑफ जो है इस पर आपको जल्द ही एक वीडियो मिलेगा, उसके लिए वेट करें। बहुत जल्दी वीडियो डाल दिया जाएगा और बिल्कुल सटीक विश्लेषण के बाद एक परफेक्ट स्कोर हम डालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। 4 अप्रैल लास्ट डेट है इसके लिए ऑब्जेक्शन करने की, तो आप ऑब्जेक्शन इसमें कर सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। प्रूफ कैसे देना है उसका भी मैं प्रूफ आपको सेंड कर दूंगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ये कौन सा है, किस शिफ्ट में है, इतना तो डिटेल से हम इसमें नहीं लिख पाए हैं, तो आप चेक कर लीजिए आपके जो 150 क्वेश्चन है क्या उनमें ये क्वेश्चन है। यदि उसमें है तो आप ऑब्जेक्शन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा टाइम मिला नहीं सभी पेपर पढ़ने का। 150 क्वेश्चन एक में है, लगभग 1200 क्वेश्चन होते हैं, तो इतना टाइम मुझे मिला नहीं सारे पेपर पढ़ने के लिए। तो जो स्टूडेंट ने सेंड किए और जिनमें मुझे लगा कि हाँ इनमें डाउट है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको देने का प्रयास किया है। यदि फिर भी कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट और हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो आप व्हाट्सएप पर, और आपको उसकी शिफ्ट और एग्ज़ाम डेट बता देना है, बस और कुछ नहीं करना। पेपर सेंड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो क्वेश्चन है जिनमें डाउट अपन को लग रहा है। देखिए सबसे पहले तो एक ये सवाल है कि कौन सा लैंप ऐसा है जो डीसी सप्लाई पर काम कर सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें 2 ऑप्शन है। फ्लोरेसेंट लैंप भी करता है क्योंकि इसको अपन AC DC दोनों पर ऑपरेट करवा सकते हैं, जबकि आर्क लैंप तो बना ही DC के लिए होता है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था भाई, आर्क लैंप जो है वो DC पर काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्लोरेसेंट लैंप है वो भी कर सकता है, तो इसके दोनों रहेंगे। इसलिए यदि आपका गलत हो रहा है तो आप इसमें ज़रूर ऑब्जेक्शन करें, कहीं ना कहीं बोनस की संभावना इसमें आपको मिल सकती है। ठीक है, अगला सवाल है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार DC जो सप्लाई होती है उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल जो होते हैं उनके तारों का रंग कैसा होता है। तो इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ साथियों। इसमें जो है वह A ऑप्शन की तरफ हमें जाना चाहिए था। पॉजिटिव जो है उसके लिए लाल होता है, नेगेटिव के लिए नीला, और जो न्यूट्रल है या ग्राउंड बोल सकते हो उसके लिए ब्लैक यानी काले रंग का प्रीफर किया जाता है। और इसका प्रूफ आपको निमी की बुक में मिल जाएगा, स्पष्ट दिया हुआ है। सेकेंड ईयर में भी दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी दिया हुआ है, दोनों बुक में आपको मिल जाएगा। और निमी की असाइनमेंट आप अगर है तो उसमें से देख सकते हैं, प्रोवाइड नहीं तो मैं पेज नंबर वगैरह आपको प्रोवाइड उसके करवा दूंगा। ये ऑप्शन होना चाहिए था, हम इसमें ऑब्जेक्शन ज़रूर कर सकते हैं। आगे सवाल था और ये एक न्यूमेरिकल है, कौन सी शिफ्ट का है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों है गलत ये। ठीक है, कॉइल का इंडक्टेंस दिया 20 मिली हेनरी और जो फ्रीक्वेंसी है वो दी थी 1000 किलो हर्ट्ज। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा था XL, तो 2πfL से जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो उत्तर आपका जो आएगा वो आएगा D आएगा इसका 1,25,600 किलो ओम, ये आना चाहिए था। कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना, 2 × 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी अगर अपन रखें तो 1 किलो हर्ट्ज है, एक बार किलो ही रख लेते हैं, और जो इंडक्टेंस है वो 20 मिली हेनरी है। तो देखो मिली से किलो कट जाएगा। अब देखो ना, अब 20 × 1000 × 2 × 3.14 करना है, राइट। हाँ, तो 12,560 तो आ ही नहीं सकता, 20,000 तो सीधा सीधा ही बन रहा था। तो इसमें ऑब्जेक्शन आप ज़रूर करें, ये उनकी कैलकुलेशन एरर हो चुकी है।
ठीक है। और अब ये थोड़ा सा हो सकता है, ध्यान कर लेना दोस्तों, खैर पॉइंट में नहीं हो, कहीं 1.00 और उसके बाद में किलो वाट नहीं हो, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी इसका डी रहेगा मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि स्टूडेंट ने भी डी ऑप्शन ही किया था, उसके बाद ही किया है, तो ये चीज़ें उसने ज़रूर देखी होगी। और आगे देखिए दोस्तों, एक ये सवाल है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी जितनी कम होती है ना, इलेक्ट्रिक शॉक उतना ही खतरनाक होता है। और इसने यही तो पूछा है कि ज़्यादा खतरनाक जो है वो विद्युत झटका कौन देगा। तो सीधी सी बात है, जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी हो, और मिनिमम 25 हर्ट्ज है यहाँ पर, ना कि 50 हर्ट्ज। भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरेटिकल पूछ रहा है, तो हम थ्योरी में ऑप्शन को अगर लेकर चलेंगे तो ये ऑप्शन ही आएगा ना, कि फ्रिक्वेंसी जितनी कम होती है झटका उतना ही अधिक लगता है। पंजाब लाइनमैन में एक क्वेश्चन आया था स्पष्ट था इस तरह का, और यूपीपीसीएल के जेई का जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें स्पष्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फिर इसमें हमें ए ऑप्शन की ओर जाना चाहिए, 25 हर्ट्ज। लेकिन ध्यान करना कि हाँ, ये तो खैर इंग्लिश में ही दिया हुआ है, हिंदी है ही नहीं इसकी। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन का ऑप्शन जरूर मिलान कर लेना, कहीं ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर 25 किलो हर्ट्ज दिया हुआ हो, ठीक है ना। तो फिर तो आपका डी ऑप्शन ही रहता, लेकिन अभी ए ऑप्शन रहेगा, इसमें ज़रूर आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन। वैसे तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसकी लिखी गई जो ऑप्शन है उसकी लैंग्वेज में एरर लग रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि एक डीसी मोटर को हम बिना स्टार्टर के चलाएंगे तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग के समय हाई करंट लेगा, आर्मेचर जल जाएगा। तो ऑप्शन तो सी सही है, हाई करंट फ्लो थ्रो दी स्टार्टर। अब स्टार्टर नहीं होगा, हाई करंट फ्लो थ्रो दी आर्मेचर होगा। भाई स्टार्टर तो हमने लगाया ही नहीं, लिख रहे हैं ना विदाउट ए स्टार्टर। स्टार्टर तो सर्किट में है ही नहीं, उसमें से कैसे करंट चलेगा, राइट। बिना स्टार्टर के हमने चलाया तो हाई करंट आर्मेचर लेता है, ना कि स्टेटर। लेकिन और कोई ऐसा ऑप्शन भी तो नहीं था, इसलिए इसमें तो मुझे लगता है कि आपने सही कर ही दिया होगा। आपको शायद इसमें कहीं ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे तो अगर सही हो रहा है आपका तो फिर ऑब्जेक्शन ना करें, ये ध्यान रखें भाई, ठीक है। हाँ, और आगे देखो दोस्तों सवाल, ये तो साधारण सी बात है, पता नहीं इन्होंने ऐसे कैसे ऑप्शन दे दिए। इसके दोनों ऑप्शन सही है, डी, सी और डी। सवाल कह रहा है कि हाई वोल्टेज के कारण जो बिजली के तार और उपकरण है वो गर्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। और कई बार न्यूज़पेपर में मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि हाई वोल्टेज के कारण इक्विपमेंट जले। भाई जब ओवर वोल्टेज आती है तो इक्विपमेंट जल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम इस वाइंडिंग जल जाती है इक्विपमेंट की, घर में फ्रिज है उसकी कंप्रेसर की वाइंडिंग जल जाती है, टीवी डैमेज हो जाता है, ये चीज़ें हमने देखी है। लेकिन फ्रिज होना जो है ना, ये भी सही ऑप्शन है इसका। बिल्कुल फ्रिज होने का मतलब होता है वो चीज़ें वहीं की वहीं जाम हो जाती है एक तरह से। तो इसके दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है ना। वैसे जल जाने ऑप्शन की ओर मैं ज़्यादा जाना चाहूँगा इसमें, तो ऑब्जेक्शन आप ज़रूर करें इसमें भी। और एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका तो बिल्कुल अपने पास नेमी की बुक में प्रूफ भी मिल जाएगा। हालांकि गलती ये है कि इन्होंने 2019 में जो एग्ज़ाम लिया था ना, उसमें सेम यही क्वेश्चन दिया, लेकिन उस पेपर की एक बड़ी बात थी कि उसमें 42 का ऑप्शन नहीं था। लेकिन इस बार तो इन्होंने 42 का ऑप्शन भी दे रखा है। इसमें क्या होता है कि हम 5% लैंप एक्स्ट्रा लगाते हैं, सप्लाई वोल्टेज बटे एक लैंप की वोल्टेज, ये जितना आता है इसका 5% हमें अतिरिक्त लगाना पड़ता है, वो आता है 2। तो 40 + 2 यानी 42 लैंप इसके उत्तर आना चाहिए। इन्होंने 5% एक्स्ट्रा वाला तो लिया नहीं, ए ऑप्शन कर दिया सीधा सीधा, जबकि इसका डी होएगा। बिल्कुल 100% होगा। इस तरह का सवाल मैंने पहले बहुत बार करवाया है। हाँ, इनको या तो 42 ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था, जैसा कि TG2 2019 यूपीपीसीएल में आया था ना, तो उस तरह से करते, ऑप्शन नहीं देते, तब तो अपन इसमें 40 की ओर ही जाते। लेकिन अब तो 40 और 42 दोनों ऑप्शन है, तो भाई 42 की तरफ ही जाएंगे। इसलिए इसमें ज़रूर आप ऑब्जेक्शन करें और अपने पास इसका प्रूफ मिल जाएगा, निम्मी की बुक में है। अच्छा, एक ये था कि निम्न में से कौन सा ट्रांजिस्टर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। ट्राइक जो है ना, ये डायक ट्राइक किसी प्रकार के ट्रांजिस्टर नहीं है। ट्राइक एक प्रकार का स्विच है, और वो भी बाई डायरेक्शनल, बस इतना सही है। ट्रायोड AC जो है ना, पूरा नाम होता है इसका। ये एक विशेष प्रकार का स्विच ही है। SIT जो है ना, ये वास्तव में है, ये है स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तो है वास्तव में, तो इसमें कोई डाउट नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ, जिसने भी सेंड किया उम्मीद करूँगा उसको अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा।
क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि वास्तव में इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्शन लग रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट ये देखिए भाई बैटरी वाला, इसमें तो देखो दोनों तीनों ऑप्शन सही है इसके। सवाल ये पूछा है कि जो एक बैटरी होती है उसमें कौन सा टर्म्स ऐसा है जो बैटरी की एक उपयोगी धारिता को डिसाइड करता है। तो हम सब जानते हैं बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो एम्पियर आवर होती है, तो वो इसी बात पर डिपेंड करेगी कि कितने एम्पियर का लोड कितने घंटे तक हम उससे लेते रहे। तो इसके बी सी डी तीनों ऑप्शन सही है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की गहराई जो होती है वो समय के सापेक्ष ही लेते हैं, भी कितने समय तक हम उसको डिस्चार्ज करते रहे। रेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग की दर, कितना एम्पियर हम प्रति सेकंड या प्रति घंटे के हिसाब से लेते रहे। करंट ऑफ डिस्चार्ज ये भी सही है इसका, तो ज़रूर इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन करें, ठीक है। हाँ, डिस्चार्जिंग धारा पर भी करेगा, डिस्चार्जिंग दर पर भी करेगा, डिस्चार्जिंग की गहराई पर भी निर्भर करेगा, तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। या तो फिर ये होना चाहिए कि नॉट यूज्ड, तब हो जाता ए हाइट ऑफ डिस्चार्ज। चलिए अगला सवाल, और ये है कंट्रोवर्सी सब क्वेश्चन। भाई कंट्रोवर्सी समझते हो गया कि दो में से एक तो होता ही है। आपसे अगर सवाल यस और नो में पूछा जाता है ना, तो दोस्तों सीधी सी बात है उसका आंसर या तो हाँ होगा या ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ या और ना दोनों हो। यानी कंट्रोवर्शियल ऑप्शन जब भी आते हैं तो हमेशा वही होते हैं। जैसे एक लो एफिशिएंसी एक हाई एफिशिएंसी, तो अब 100% है कि इनमें से ही एक उत्तर होगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। जो सवाल है वो ये था कि डबल केज इंडक्शन मोटर है, उसका सिंगल केज की अपेक्षा हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये तो सही बात है, स्टार्टिंग धारा कम होती है, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, लेकिन एफिशिएंसी भी अधिक होती है। ये भी आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर तुलनात्मक रूप से। भाई जब भी दो चीज़ों में आप तुलना करोगे तो कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें होती है वो आती है। भी निम्न दक्षता नहीं है तो फिर दक्षता हाई होगी। ये इस तरह के ऑप्शन जब भी आ जाए तो श्योर है कि उत्तर वही होते हैं। तो फिर इसमें हाई एफिशिएंसी भी सही है और लो स्टार्टिंग करंट ये भी है। धारा कम हो जाती है, टॉर्क बढ़ जाता है, तो इस ऑप्शन की ओर भी आप जा सकते हो। और आगे देखिए ये पूछा भाई है कि इसमें कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए तांबे की प्लेट है उसकी मोटाई कितनी है। तो कॉपर वाले की भाई 3.18 होती है और जो जीआई वाला है उसकी 6.36 होती है। तो इसमें 3.15 mm होना चाहिए था, ना कि 3 mm। ठीक है ना, कॉपर प्लेट की मोटाई पूछ रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल स्पष्ट ये बिल्कुल गलत है। आपको बुक में मिल जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। और देखिए और कौन सा भेजा था उसने भाई, एक और भेजा, हाँ ये वाला, ये देखो है एक्स्ट्रा हाई, अतिरिक्त उच्च वोल्टता को इंग्लिश में EHT बोलते हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो भाई हाई और एक्स्ट्रा हाई में 12.5% का उतार चढ़ाव मान्य होता है। जो वोल्टेज की ज़्यादा भिन्नता पूछा है ना, तो हाई और एक्स्ट्रा हाई में 12.5% का होता है, ना कि 10%। अब ये कुछ जगह हो सकता है आपको 10% मिल जाए, लेकिन मैं आपको निमी की बुक में इसका प्रूफ दे सकता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल हमें निमी की बुक में स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा। HT कंज्यूमर है 33 kV में, तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 12.5% का वो हो सकता है विचलन, टॉलरेंस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस दोस्तों इतने ही मिले थे मुझे अभी के लिए क्वेश्चन। आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो तो सेंड ज़रूर करना, उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दी जाएगी। अभी 3 दिन का समय आपके पास है, आराम से ऑब्जेक्शन करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कट ऑफ के लिए जल्दी वीडियो डाल दिया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हाँ आपने क्वेश्चन देख लिए।